निदान। आज अपस्मार निदान के आगे वाला पार्ट करेंगे। थोड़ा सा पूर्व रूप और इसमें रिवाइज कर लेते हैं। अपस्मार के पूर्व रूप में भ्रू चक्षु वक्रता आ जाती है, मतलब भवें और आंखें थोड़ी सी वक्र हो जाती है, आंखें विचलित रहती है, यहाँ वहाँ घूमती है, श्रवण शक्ति नष्ट हो जाती है। मैंने कल एग्जाम्पल देके बताया था श्रवण शक्ति कैसे नष्ट होती है। मुख से लार आना चालू हो जाता है, नासिका से मल या पानी आना चालू हो जाता है। अरुचि, अविपाक, उद्वेग, हृदग्रह, सम्मोह, सम्मोह मतलब आजू बाजू की चीजों को नहीं समझना, तम प्रवेश, आंख के सामने अंधेरा, मूर्छा और भ्रम। विविध स्वप्न भी मैंने बताया था कि ये इन रोगियों की जो ब्रेन की एक्टिविटी है दैट इज ऑलवेज हाइपर एक्टिव, तो इसीलिए वो जब सोते हैं तभी भी उनको अलग अलग प्रकार के सपने आते हैं। किसी को मार डाला, किसी के साथ नाच लिया, गा लिया, अलग अलग विचित्र विचित्र प्रकार के सपने आते हैं। और दे डोंट गो, बिकॉज देयर ब्रेन इज ऑलवेज एक्टिव, दे डोंट गो इनटू अ वेरी गुड डीप स्लीप, सो उनको सपने याद भी रहते हैं। ठीक है, तो लेट अस मूव फॉरवर्ड इनटू वातज अपस्मार, वातज अपस्मार, पित्तज अपस्मार और कफज अपस्मार। तो अपस्मार उन्होंने चार प्रकार के शुरुआत में बता दिए थे, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। और लास्ट में उन्होंने, इसी अध्याय के लास्ट में उन्होंने एक अपस्मार और बताया कि जो आगंतुज अपस्मार है, जिसमें कारण जो है वो शरीर में नहीं होता। ऑफ कोर्स यूजुअल कोर्स में यही चार दिखते हैं, पांचवा जो है वो कभी कभी संयुक्त होता है। वातज अपस्मार के लक्षण में मूर्छित होके पुनः संज्ञा आ जाती है, मतलब वातज अपस्मार का जो रोगी है वो ज्यादा देर तक मूर्छित नहीं होता। अपस्मार का रोगी आंख के सामने लाइए, अपस्मार का रोगी आपके साथ साथ चल रहा है, आपसे बात कर रहा है, या फिर आपके ऑफिस में है, आपके सामने वाली सीट पे बैठा है, आपसे बात कर रहा है, और अचानक वो यहाँ वहाँ देखने लगता है, नेत्र विस्फारण हो जाते हैं, नेत्र विचलित हो जाते हैं, आप जो भी बात कर रहे हो उसको कुछ समझ में नहीं आता, आप कौन हो, ये मैं कहाँ हूँ, ऐसी फीलिंग उसके नज़र में आने लगती है। आप तुरंत समझ लेते हो कि इसको वापस से अटैक आने वाला है, आप दौड़ के उसके पास चले जाते हो, आप उसको पकड़ने की कोशिश करते हो, वो आपको झटक देता है, उठ जाता है, उठ जाने के बाद उसको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, आप उसको कुछ पकड़ने की या पकड़ाने की कोशिश करते हो, उसका भी वो पकड़ने का ये नहीं करता, मतलब प्रयत्न नहीं करता, और आंख के सामने अंधेरा आके हाथ पांव झटक के मुंह से लार निकाल के वो जमीन पे गिर जाता है। तो ये हो गया संज्ञा नाश, मतलब मूर्छित होके संज्ञा नाश हो जाना। अब ये संज्ञा नाश होने के बाद वो कितनी देर बाद पुनः संज्ञा में आता है, कंफ्यूजन तो रहेगा वापस आने के बाद भी थोड़ा टाइम। तो वो वापस से अपनी आंखें कब खोलता है, वापस से अपना, ये टाइम जो है, ये टाइम वातज अपस्मार में बहुत कम होता है। ठीक है, वातज अपस्मार में बाकी क्या चीजें होती हैं, नेत्र विस्फारण, आंखें बहुत बड़ी हो जाती है, मुंह से झाग निकलता है, ग्रीवा में जकड़न आ जाती है, ग्रीवा जकड़न आ जाती है, ये सब वात के लक्षण है। देखो, सिर टेढ़ा हो जाता है, हाथ पांव में आक्षेप, हाथ पांव में आक्षेप मैंने आपको बताया था, एक कफज अपस्मार में थोड़ा सा कम होगा, बाकी वातज और पित्तज अपस्मार में हाथ पांव में आक्षेप ज्यादा होंगे। हाथ पांव में आक्षेप आना चालू हो जाता है, अंगुलियां टेढ़ी, टेढ़ी मतलब सीधी नहीं होती, संकुचित हो जाती है। जैसे हमको पाँव में या उंगली में कभी क्रैम्प आ जाता है तो उंगली अटक जाती है, तो वैसे ही टेढ़ी हो जाती है। नख, नेत्र, त्वचा रक्त वर्ण हो जाती है, कठोर, चंचल, और गिरते समय चक्कर आती है, मतलब जब वो उठता है तो उसको समझ में नहीं आता। एक और चीज यहाँ ध्यान रखने जैसी है, अपस्मार के किसी भी पेशेंट को ये याद नहीं रहता कि उसको अटैक आया है, कुछ तो हुआ है इतना उसको याद रहता है, लेकिन जैसे ही वो वापस संज्ञा में आ जाता है उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि उसको अटैक आके गया है, बिकॉज उसका मन उसके बुद्धि से विपरीत विचलित हो गया है, तो उसको उस समय का कुछ भी ध्यान नहीं रहता। बहुत समय तो लोग बोलते हैं चल मैंने ऐसा किया ही नहीं, बट गिरते समय उसको भ्रम आता है, आंख के सामने अंधेरा आता है, तमक प्रवेश होता है, वो गोल गोल उसका सर चकराता है,
तो ये सब सिम्टम्स जो हैं ये वातज अपस्मार में दिखते हैं। क्या क्या सिम्टम दिखते हैं? एक तो वात के लक्षण दिखते हैं, जैसे हाथ पांव में अक्षेप आना, गर्दन टेढ़ी हो जाना, मुख से बहुत सारा झाग निकलना, उसके बाद नेत्र बड़े हो जाना, विस्फारित हो जाना, अंगुलियां टेढ़ी हो जाना, सिर टेढ़ा हो जाना। इसके साथ साथ मूर्छित होके जल्दी से वापस मूर्छा से बाहर आ जाता है। मूर्छित होकर जल्दी से संज्ञा से बाहर आ जाता है। जाति है लिखा है, ठीक है, बट बाहर आ जाता है। और गिरते समय भ्रम आता है, चक्कर आती है। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि उसको उपशय और अनुपशय किस चीजों से मिलता है। अगर वो वातज ज्यादा खा रहा है तो वातज अपस्मार होने का चांसेस ज्यादा है। तो उपशय और अनुपशय के हिसाब से भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये वातज अपस्मार है या पित्तज अपस्मार है या कफज अपस्मार है। नख, नेत्र, त्वचा, रक्तवर्ण, कठोर, चंचल, इतना देखने का टाइम नहीं होता। यू हैव टू हैव अ वेरी नाइस ऑब्जर्वेटरी पावर। मतलब बहुत टाइम हो जाता है कि आपके सामने कोई अपस्मार वाला गिर गया या अपस्मार वालों को अगर कोई अटैक आ गया तो आप उसके नख, त्वचा, नेत्र, वर्ण ये सब देखते हुए नहीं बैठोगे, आप तो उसको संभालोगे। अपस्मार में एक और चीज हो जाती है कि कभी कभी आदमी अपनी ही जबान को काट लेता है, खास करके वातज अपस्मार में अपनी ही जबान को काट लेता है, क्योंकि वात जो है अगर उसकी जबान उसके दांत के नीचे आ गई है तो काट लेता है, क्योंकि जकड़न आ जाती है शिरा प्रदेश में। तो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि अपस्मार के पेशेंट को जैसे ही अटैक आए वैसे मुंह में कंघी, पेन जो जो भी मिले उसको डाल देना, ताकि दो दांतों के बीच में जगह रह जाए। नहीं तो प्रॉब्लम यह है कि अगर उसने जबान को काट लिया तो उसके बाद 3, 4, 10 दिन उसको खाना टेस्टी नहीं लगता, मतलब खाना ठीक से नहीं जाता, जबान से खून आता रहता है, खाना ज़्यादा तीखा लगता है। तो दिस इज समथिंग, अगर कुछ भी नहीं समझे तो बिफोर एन एम्बुलेंस कम्स और बिफोर ही कम्स बैक टू संज्ञा, जबड़े की जकड़न को बचाना है। दिस इज नॉट रिटन बट दिस इज व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस्ड। तो जबड़े की जकड़न को बचाना है, खास करके वातज अपस्मार में होता है। वातज अपस्मार के बाद पित्तज अपस्मार देखते हैं। पित्तज अपस्मार में भी मूर्छित होकर पुनः संज्ञा आ जाती है। मतलब सेम जैसे वातज अपस्मार में वो चक्कर आके गिर गया, उसकी संज्ञा थोड़ी देर, उसका कॉन्शियसनेस थोड़ी देर चला गया, फिर वापस वो कॉन्शियस में आ गया। लेकिन पित्तज अपस्मार में ये जो कॉन्शियस आता है ये वातज अपस्मार जितना जल्दी नहीं आता। वातज अपस्मार में 2, 3, 5 मिनट में वो, मतलब मैक्सिमम 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर उसको वापस कॉन्शियसनेस आ जाता है। तब तक आदमी कुछ ना कुछ उसको सुंघा देता है या ये करता, पानी डालता है मुंह पे, तो तब उसको वापस से कॉन्शियसनेस आ जाता है। पित्तज अपस्मार में लेकिन ये कॉन्शियसनेस जल्दी नहीं आता। पित्तज अपस्मार इट टेक्स 10 to 15 minutes टू गेट कॉन्शियस। गले से कूजन का आवाज आता है। कूजन मतलब, क्योंकि वातज अपस्मार में जो भी सलाइवा नीचे गई है उसको वात ने ऊपर फेंक दिया, इसीलिए मुंह से झाग आता है। लेकिन पित्तज अपस्मार में जो सलाइवा है वो गले में अटकी हुई रहती है, नीचे नहीं जाती, इसलिए गले से कूजन का आवाज आता है। फिर से वही नेत्र, नख, त्वचा, हारिद्र, रक्त वर्ण हो जाते हैं। हारिद्र मतलब ज्यादा पीला या येलोइश रेड या रेडिश येलो ऐसे हो जाती है। हाथ पांव में आक्षेप आते हैं, विच आई टोल्ड यू इज कॉमन। वातज में ज्यादा आएंगे, पित्तज में कम आएंगे। उसका जो रूप है, टोटल रूप भयंकर क्रोधित रूप लगता है। मतलब उसके पास देख के ऐसा लगता है कि ये क्रोध क्रोध में है। ठीक है, तो भयंकर क्रोधित रूप में पित्तज अपस्मार के लक्षण आते हैं। साथ ही साथ जैसे वातज अपस्मार में हमने उपशय और अनुपशय देखा, वैसे ही पित्तज अपस्मार में उसको किन चीजों से आराम होता है, किन चीजों से आराम नहीं होता, ये हम देख सकते हैं। ठीक है, तो उपशय और अनुपशय, साथ ही साथ मूर्छित होके थोड़ी देर बाद संज्ञा में आ जाना, गले से कूजन होना और हाथ पांव में आक्षेप होना, भयंकर क्रोधित रूप होना, ये सब लक्षण
पित्तज अपस्मार में दिखते हैं। तो अब हम चलते हैं कफज अपस्मार में। कफज अपस्मार में मूर्छित होकर देर से संज्ञा आती है। 20 से 30 मिनट लगते हैं उसको वापस आने के लिए। पित्तज अपस्मार जो है उसमें कफज अपस्मार जो है उसमें 20 से 30 मिनट लगते हैं संज्ञा को वापस आने के लिए। ही रिमेन्स अनकॉन्शियस फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पर लाला स्राव होते रहता है, मतलब देर इज नो फ्रॉथ, देर इज नो झाग, देर इज नो गले में कुजन, लेकिन मुख से लाला स्राव होते रहता है। वैसे जैसे पिक्चर में बताते हैं ना, सांप काटता है तो बाजू से लार निकलते रहती है, तो वैसे लाला स्राव होता रहता है। नख नेत्र त्वचा जो है ये श्वेत वर्णी हो जाती है। हाथ पांव में उतने प्रमाण में आक्षेप नहीं होता। हल्का सा आक्षेप गिरने तक हो जाता है, एक बार अनकॉन्शियस हो जाएगा तो उसके बाद कोई आक्षेप नहीं होता। तो इनको अगर आइडेंटिफाई करना है क्लिनिकली तो द टाइम ऑफ मूर्छा इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू आइडेंटिफाई कि कितने टाइम तक मूर्छित था, कितने टाइम तक मूर्छित था, कितने देर बाद वो बेहोशी से बाहर आया। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू आइडेंटिफाई। तो अगर वात है तो वो बोलेंगे नहीं नहीं सर 2-3 मिनट ही था, बाद में आ गया। पित्त है तो बोलेंगे सर 10-15 मिनट होगा, हमने बहुत कोशिश की, 10-15 मिनट के बाद हम उसको रिवाइव कर पाए। और कफज है तो मेनी अ टाइम्स यू हैव टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल, मेनी अ टाइम्स यू हैव टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल। तो कफज अपस्मार में बहुत टाइम, मतलब यू हैव टू आस्क कि कोई भी टाइप का अपस्मार हो तो लोग तो हॉस्पिटल में लेके ही जाने वाले। तो यू हैव टू आस्क हॉस्पिटल में पहुंचने के पहले मूर्छा से बाहर आया था या हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद। तो पेशेंट या पेशेंट के रिलेटिव्स विल टेल कि नहीं नहीं सर वो तो घर पे ही आ गया था। मेनी टाइम्स वातज अपस्मार को तो लेके ही नहीं जाते हॉस्पिटल। पित्तज अपस्मार में बेचारे को एम्बुलेंस में डाल देते हैं और पित्तज अपस्मार मूर्छा से बाहर आ जाता है। और कफज अपस्मार बहुत टाइम हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद मूर्छा से बाहर आ जाता है। व्हाट आई हैव टोल्ड यू इनिशियली ऑल्सो that all cases of apasmar are going to recover on their own. On their own मतलब as soon as the hyperactivity reduces, as soon as the hyperactivity reduces, they will come back to normal. तो इसीलिए कफज अपस्मार को भी हॉस्पिटल में लेके जाके कुछ ज्यादा फर्क नहीं होने वाला। ही इज गोइंग टू कम बैक टू नॉर्मल इवन इन द एट होम ऑल्सो। बस लोग डर जाके उसको लेके जाते हैं। तो लाला स्राव ज्यादा होता है, नख नेत्र त्वचा श्वेतवर्णी हो जाती है, हाथ पांव में उतने प्रमाण में आक्षेप नहीं होता। साथ ही साथ उसको किस चीज से उपशय और अनुपशय होता है इस चीज का भी ध्यान रखना जरूरी है। क्या खाता है, क्या पीता है, कितना सोता है, वो सब पूछना जरूरी है। ठीक है, उसको भी पूछना जरूरी है कि कोई सिम्टम्स या कोई सपने आते हैं क्या, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प यू आइडेंटिफाई वेदर। आप पेशेंट को या उसके रिलेटिव को नहीं पूछ पाते कि बताओ आपको कफज अपस्मार है, आपको वातज अपस्मार है, नो। सो अपस्मार, एंड बिकॉज द पेशेंट डजंट रिमेंबर एनीथिंग, किसी भी चीज को रिमेंबर नहीं कर पाता। जैसे ज्वर का पेशेंट है तो ज्वर का पेशेंट रिमेंबर कर सकता है कि सर मुझे बहुत जोर से ठंडी लगी थी और उसके बाद मेरा पूरा बदन दर्द या बदन टूटा था, सभी हड्डियां टूट रही थी, मैंने चादर लेके सो गया, फिर मुझे बहुत पसीना आया और उसके बाद मेरा बुखार कम हो गया। मुझे पिछले 24 घंटे में 2 बार बुखार आया है, दोनों बार ठंडी लगी है। सो पेशेंट इज एबल टू टेल यू देर आर दीज टू डिसीजेस, उन्माद एंड अपस्मार, जिसमें पेशेंट आपको कुछ नहीं बता पाता। उन्माद में कुछ नहीं बता पाता क्योंकि उन्माद में पेशेंट पागल ही है, वो उन्मादित ही है, वो आपके सवाल का जवाब दे दे तो ही बहुत है। और अपस्मार में क्यों नहीं बता पाता, क्योंकि उसी को याद नहीं है, उसी को याद नहीं है। और उसको चक्कर आई थी क्या, उसको आंख के सामने अंधेरा आया था क्या, ये जो चीजें हैं ये उसके रिलेटिव्स नहीं बता पाते। तो दैट इज द रीजन अपस्मार इज। और पेशेंट कभी कभी बोलते नहीं नहीं सर मुझे तो कुछ याद नहीं, ये लोग ऐसा बोल रहे हैं, मुझे तो कुछ याद नहीं, ये लोग ऐसा बोल रहे हैं, इज व्हाट इज द पेशेंट विच इज गोइंग टू टेल यू। So that is why you have to rely on a lot other things to diagnose. इसका जो व्यवच्छेद है या इसका जो दोषज संप्राप्ति है, वो व्यवच्छेद करने के लिए, वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने के लिए आपको
अपस्मार में सिम्टम्स ज्यादा हेल्प नहीं करते, आपको बाकी चीजों से अपस्मार का निर्णय लेना पड़ता है। ओके, तो वातज, पित्तज और कफज अपस्मार के लक्षण यहाँ चेक कर लिए या देख लिए। अब हम चलते हैं सन्निपातिक अपस्मार में। सन्निपातिक अपस्मार आप सबको पता है कि तीनों दोषों के लक्षण को साथ में आया, मतलब भ्रम भी आया, लालास्राव भी ज्यादा हुआ, झाग भी आया, चक्कर भी आया, गिरा भी, आक्षेप भी ज्यादा आया, गले से कूजन भी हो रहा है। तो ये सभी बहुत सारे दोषों के लक्षण जब एक साथ आ जाते हैं, तब उसको सन्निपातिक अपस्मार में या उस कैटेगरी में हम रख सकते हैं। सन्निपातिक अपस्मार जो है वो शास्त्र ने बताया है कि असाध्य है, तीनों दोष बढ़े हुए हैं, रज और तम बहुत सारे बढ़े हुए हैं, देयर इज सिवियर हाइपर एक्टिविटी इन द ब्रेन, सो असाध्य है। असाध्य में ये याप्य कैटेगरी में आ सकता है, प्रत्याख्येय कैटेगरी में नहीं। मतलब इस वजह से आदमी मरने नहीं वाला, तो याप्य, जब तक दवा दे दो उसका अपस्मार का जो वेग है वो कम हो जाएगा, अपस्मार, दो अपस्मार के वेगों में अंतर आ जाएगा। मतलब जैसे सर्दी है, सर्दी पूरी तरह से क्योर नहीं हो सकती, हर 6 महीना 8 महीना साल भर में सर्दी होनी ही है, लेकिन अगर हम इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा दे दें तो 2 सर्दी के बाउट्स में हम अंतर बढ़ा सकते हैं कि जो हर 15 दिन में सर्दी हो रही है, वो डॉक्टर साहब इस बार मुझे सर्दी 3 महीने में हो गई, तो दैट इज अ याप्य डिसीज। तो वैसे ही ये अपस्मार भी असाध्य के याप्य कैटेगरी में आ जाता है, प्रत्याख्येय के कैटेगरी में नहीं आता। इसमें आप दो वेगों के बीच में अंतर बढ़ा सकते हो। और यहाँ पर उन्होंने आगंतुज अपस्मार या आगंतुज का भी वर्णन किया है कि अगर उसके भाग्य में है और दोषज अपस्मार का संबंध आगंतुज कारणों के साथ भी है, कोई पुराना पाप किया हुआ है या कोई अमंगल चीज की हुई है, कोई ऐसी चीज की हुई है जो पवित्र नहीं हो, तो ऐसे चीजों में आगंतुज का भी संबंध आ जाता है। और अगर आगंतुज का भी दोषों के साथ संबंध आ गया, तब भी ये अपस्मार जो है ये असाध्य हो जाता है। ठीक है, तो अब अपस्मार की चिकित्सा उन्होंने बताई। अपस्मार की चिकित्सा में आज की तारीख में भी क्या करते हैं, तीव्र संशोधन करते हैं। अब यहाँ पर तीव्र संशोधन मतलब क्या है, अगर आपके सामने कोई अकड़ी आके पेशेंट गिर जाए तो आप क्या करते हैं, आप उसको चप्पल सूंघाते हैं, चप्पल सूंघाते हैं, या कांदे का रस, मतलब प्याज का रस उसके नाक में डालते हैं, या प्याज सूंघाते हैं। व्हाट आर दिस, आप उसको एप्पल नहीं सूंघाते, आप उसको बनाना नहीं सूंघाते। तो ये सब जो चीजें हैं ये तीव्र संशोधन वाली हैं। प्याज का रस नाक में डालना इज व्हाट, दैट इज अ टाइप ऑफ नस्य जिसमें तीव्र संशोधन दिया गया है। प्याज जब हम काटते हैं तो आंख और नाक से पानी आ जाता है, तो ये तो रस उसका नाक में डालना है। तो तीव्र संशोधक चीजें जो है वो अपस्मार की चिकित्सा में बहुत अच्छी तरह से यूज होती है, खास करके वेगावस्था में नस्य बहुत अच्छा काम करता है। वेगावस्था में आप उसको वमन तो नहीं दे सकते, और बिना स्नेहन स्वेदन के भी वमन विरेचन नहीं दे सकते, तो वेगावस्था में नस्य ये तीव्र संशोधन में यूज होता है। साथ ही साथ तीव्र संशमन भी दिया जा सकता है, लेकिन ये वेगावस्था में नहीं दिया जा सकता, वेग से बाहर आने के बाद दिया जा सकता है। तो संशोधन और संशमन चिकित्सा अपस्मार में की जाती है। वेगावस्था में संशोधन, ज्यादा करके नस्य, और अवेगावस्था में संशमन। साथ ही साथ मंत्रादि का उपयोग आगंतुज में किया जा सकता है, ऐसे उनका कहना है। ठीक है, तो मंत्रादि क्यों, क्योंकि मंत्र आदि जो है ये जो पाप है या अपवित्र चीजें हैं या उसके दिमाग में अगर कुछ घुसा हुआ है तो उस चीज को शांत करने के लिए उपयुक्त होता है। मंत्र का एक ये बताता हूँ, अभी हाल ही में इफ यू मतलब कुछ 26 या 36 कोमा के पेशेंट, उत्तर प्रदेश में ये ट्रायल हुआ था कि जो कोमा के पेशेंट है वो हर पेशेंट के लिए अ, किसी मंदिर में बैठ के उन्होंने मंत्र जाप किया, नॉट इन द हॉस्पिटल बट मंदिर में। और उस मंदिर के में उस मंत्र जाप में उस आदमी का फोटो सामने रख के मंत्र जाप किया, तो 26% ऑफ द पेशेंट्स केम आउट ऑफ कोमा। आई एम नॉट सेइंग दैट
मंत्र से वो कोमा से बाहर आ गए। आई एम सेइंग दैट प्रोबेबली मंत्रादि का और कोमा से बाहर आने का कोई को रिलेशन जरूर बैठता है। तो इसीलिए मंत्रादि का भी उपयोग किया जाता है आगंतुज अपस्मार में। अब यहाँ पर आगंतुज अपस्मार समझने का जरूरत है। आगंतुज अपस्मार आज की तारीख में नॉट ओनली पुराने पाप से हो सकता है। आगंतुज अपस्मार किसी को अगर जोर से सर पे मार लग गया और उसका ब्रेन जो है या उसका ब्रेन का जो मेनिंजिस है उसमें अगर सूजन आ गया तो दे विद दैट ऑल्सो ही कैन गेट अ जनरलाइज्ड सीजर, जैसे वेरी कॉमन इन पीपल हु फॉल फ्रॉम हाइट। ठीक है, मुझे याद है मेरा बच्चा जो है वो एक बहुत ऊंचाई से गिर गया था। तो द डॉक्टर, व्हेन आई वेंट टू द डॉक्टर, ही आस्क्ड मी वेदर ही हैज हैड एनी सीजर्स और वॉमिटिंग, because meningitis, the first symptom to come is vomiting, the second symptom to come is seizure। तो जब कोई गिरता है तो वो भी आगंतुज कारण में आता है, जब उसके सर पे मार लगता है। तो आगंतुज कारणों में भी अपस्मार उत्पन्न हो सकता है। हाँ, ये जरूर है कि वो दोषित, मतलब वो दोष के प्रकोप से ही होता है। आगंतुज कारण भी अल्टीमेटली दोष का प्रकोप ही शरीर में लाते हैं, लेकिन आगंतुज कारणों से भी अपस्मार उत्पन्न हो सकता है। सिर्फ पाप और इसमें ही नहीं, लेकिन आघात से भी अपस्मार उत्पन्न हो सकता है। दूसरा एक आगंतुज का ये बताता हूँ। जो छोटे बच्चे होते हैं 4 साल या 3 साल से कम वाले, उनको जब बुखार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको सीजर आता है, आकड़ी आती है। तो ये सीजर जो है दैट इज ऑल्सो अ जनरलाइज्ड, और यहाँ आप आगंतुज अपस्मार नहीं कह सकते टू अ सर्टेन एक्सटेंट, but you can tell that they have a generalized seizure due to इसका आपको निदानार्थकारी रोग, जो इसी चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे, तो निदानार्थकारी रोग में वी कैन टेक इट। तो यहाँ पर अपस्मार एक्चुअली खत्म हो गया। एक स्लाइड और है साध्या साध्यत्व का। सन्निपातज असाध्य हमने देख लिया था, बाकी दोषज साध्य है। तो अगर दोषज अपस्मार है तो योग्य दोषादि ध्यान रख के या योग्य दोषादि का ध्यान करके चिकित्सा की जा सकती है। अगर दोषज और आगंतुज एक साथ मिल जाते हैं, तो अगर सन्निपातज और आगंतुज मिल गए तो वो 100% असाध्य है, और सिर्फ दोषज या आगंतुज मिल जाते हैं तो आप उसकी मिश्रित चिकित्सा कर सकते हो। मिश्रित चिकित्सा मतलब मंत्र और औषध, इन दोनों से चिकित्सा कर सकते हैं। उसके बाद रोगोत्पत्ति बताई है। रोगोत्पत्ति इन्होंने थोड़ी बहुत ज्वरादि के अध्याय में भी बताई थी। तो सबसे नीचे से चालू करते हैं। उन्होंने कहा कि जो शिव है उसके, दक्ष प्रजापति ने उसको अपने यज्ञ में नहीं बुलाया, तो उसको क्रोध आ गया। उस क्रोध से ज्वर की उत्पत्ति हुई। फिर क्रोध से उसको संताप हो गया, पूरा शरीर गर्म हो गया, वो अपनी तीसरी आंख खोलने ही वाला था, उससे रक्त पित्त की उत्पत्ति हुई। फिर उसके डर से लोग यहाँ वहाँ भागने लगे। भागने की वजह से उनका शरीर बहुत हिला, उस हिलने से वात का प्रकोप हो गया, तो उससे गुल्म की उत्पत्ति हो गई। उस यज्ञ में जो भी हाविष्य खाना था, हाविष्य मतलब ऐसा खाना जो शरीर के लिए उपयुक्त नहीं है, उस यज्ञ में बहुत सारे प्राणियों का बलि दिया था। तो बलि वाले प्राणियों का, बलि वाली चीज़ों को, या घी वाले ज़्यादा, दूग्ध वाले ज़्यादा, जो भी मिला वो लोगों ने वहाँ से उठा के ले गए। तो ऐसा अच्छा अच्छा खाना खाने से प्रमेह तथा कुष्ठ की उत्पत्ति हो गई। जो भय या डर गए या जिनको भय हो गया, उनको उन्माद की उत्पत्ति हो गई। और जिन्होंने अमंगल पदार्थ के सहवास या अपवित्र चीज़ों को स्पर्श किया, उनमें अपस्मार की उत्पत्ति हो गई। साथ ही साथ चंद्रमा जैसे लोग जो स्त्री संगी हैं, जो स्त्री के साथ ज़्यादा रहते हैं, उनको यक्ष्मा की उत्पत्ति हो गई। तो इस एक श्लोक में उन्होंने 8 रोगों की उत्पत्ति बताई है। 8 चिकित्सा, सॉरी, निदान के 8 अध्याय बताए हैं। तो 8 रोगों की उत्पत्ति उन्होंने यहाँ बताई है। उसमें से सिर्फ चंद्रमा का केस अलग है, बाकी सब जो है दैट इज रिलेटेड टू द दक्ष प्रजापति का यज्ञ। तो हम ये पकड़ सकते हैं कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ के पहले
लोगों को बीमारियां नहीं होती थी। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ कर लिया, उसके बाद लोगों को बीमारियां होने लगी। तो यहाँ से आगे निदानार्थकारी मतलब जो रोग, इस अध्याय का लास्ट चैप्टर है, व्याधि संकर, निदानार्थकारी रोग, तो ये सब आ जाता है। तो व्हाट वी विल डू इज वी हैव 6 minutes लेफ्ट, इफ पॉसिबल आफ्टर द अटेंडेंस वी विल टेक दिस नेक्स्ट टाइम, क्योंकि हमारा ये एक स्लाइड या ये अध्याय कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। मतलब मुझे जो अलॉट किया गया है डिपार्टमेंट में, तो वो पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो निदानार्थकारी रोग, व्याधि संकर हम अगली बार में देख लेंगे। उसके बाद हम एक लेक्चर सिर्फ और सिर्फ जो भी सूत्र स्थान, निदान स्थान, इंद्रिय स्थान, शारीर स्थान में जो भी डाउट है उसके लिए लेंगे। और लास्ट वाले मतलब उसके बाद वाले लेक्चर से हम जो भी इम्पोर्टेंट अध्याय हैं जिससे बड़े क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो टॉपिक्स को हम फिर से एक बार कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लेट अस टेक द अटेंडेंस।